हाँ, यस। तो आप लोगों को जो कल का जो टॉपिक था उसी से कंटिन्यूशन करके मैं आगे लेके चल रहा हूँ। तो आज जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं उसका एनालिटिकल सॉल्यूशन है। आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है सबको मेरी? एनालिटिकल सॉल्यूशन में क्या होगा, वही की वही इक्वेशन जो बनेगी। यानी कि अपन क्या कर रहे थे, अपन किसी इंडक्टर कैपेसिटर और रेजिस्टर को लगा रहे थे किसी वोल्टेज सर्किट में, एसी वोल्टेजेस है। तो इसके लिए अपन बिल्कुल वही इक्वेशन बनाएंगे जो पिछली क्लास में बनाई थी। यानी इसमें कोई डिफरेंस नहीं है कल वाले लेक्चर में। तो वी एम साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी प्लस आई आर प्लस क्यू बाई सी। ये वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर, अक्रॉस द रजिस्टर, अक्रॉस द कैपेसिटर मस्ट बी इक्वल टू द टोटल वोल्टेज सप्लाइड बाय द बैटरी, दैट इज वी एम साइन ओमेगा टी। ये कौन सा लॉ है? इट इज नोन एज किरचॉफ लूप लॉ। ये आपका केवीएल है, केवीएल लगा के मैंने बना लिया। आई आप जानते हो, अच्छे से जानते हो आप, आई डी क्यू बाई डी टी होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, पर यूनिट टाइम। तो ये हो गया डी क्यू बाई डी टी। आई को अपन डी क्यू बाई डी लिख सकते हैं। और अगर अपन बात करें, देखो इसमें आई की वैल्यू डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हैं, लेकिन मैं डी आई बाई डी टी की बात करूं तो वो क्या होगा? तो पहले आई को अगर अपन लिखेंगे डी क्यू बाई डी टी और उसके ऊपर दोबारा से डी अपॉन डी टी ऑपरेट कर रहा है, यानी कि डबल डिफरेंशिएशन हो गया। तो अपन बहुत आसानी से कह सकते हैं कि डी अपॉन डी टी ऑफ डी क्यू बाई डी टी, यानी कि बन जाएगा डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर। आप जनरली बायोलॉजी वाले बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो हाउ टू राइट द डबल डिफरेंशिएशन टर्म्स आर इन दिस वे, डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर। एक तरह से देखा जाए तो Q का ये डबल डिफरेंशिएशन है। Q का एक बार डिफरेंशिएशन किया तो करंट आया था I, और I का दोबारा डिफरेंशिएशन कर दिया तो डी आई बाई डी टी आ गया। तो ये डी आई बाई डी टी को कैन ऑन द कॉन्ट्ररी कैन बी रिटन एज डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर। अब अपन के पास इन सारे टर्म्स की वैल्यूज मिल गई है, इसमें अपन पुट कर देते हैं। तो डी आई बाई डी टी की जगह रखूंगा डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर, आई की जगह डी क्यू बाई डी टी, बाकी क्यू है। तो अब आप ध्यान से देखिए, ये इक्वेशन जो है, दिस इक्वेशन turn into this expression, ठीक है, L डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस आर डी क्यू बाई डी टी प्लस क्यू बाई सी, ये इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ये जो एक्सप्रेशन आपको समझ में आया है, ये जो मिल गया अपन को, इस एक्सप्रेशन में ध्यान से देखने पर आपको मालूम चलेगा कि अगर, क्योंकि आप जानते हो यहां पर एसी करंट में जो करंट की वैल्यू होती है वो टाइम के साथ फ्लक्चुएट करती है, करंट इज नॉट कांस्टेंट, इट मींस द चार्ज फ्लोइंग इज आल्सो नॉट कांस्टेंट। अगर करंट कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब पर सेकंड जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो भी कांस्टेंट नहीं है, तो इसका मतलब Q जो हो गया वो हमारा वेरिएबल हो गया। तो अगर Q एक वेरिएबल है और ध्यान से देखा जाए तो उसमें एक ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है इन टर्म्स ऑफ Q। देखो, Q को डबल डिफरेंशिएट किया, Q को सिंगल डिफरेंशिएट किया, फिर इसके बाद Q का टर्म लिख दिया इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। तो ध्यान से देखा जाए तो ये कुछ इस तरह की इक्वेशन है, जैसे y डबल डैश, या अपन बोलते हैं डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, ये डी एक्स स्क्वायर बोल देते हैं, प्लस समथिंग मल्टीप्लाइड बाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस सम मल्टीप्लाइड बाई वाई अपॉन एनी टर्म इज इक्वल टू। आपने कुछ इस तरह की इक्वेशंस देखी होंगी। जहां तक मुझे मालूम है आप लोगों के क्लासेस में ये डिस्कशन हो चुका है। अगर अभी आपको बहुत ज्यादा इसके बारे में डिस्कस नहीं करना है, बस अभी फिलहाल जो डिस्कशन है वो हमारा इतना ही है कि ये क्या है, दिस इज नोन एज, ये आप बता देना मुझे, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस इसको लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स, सॉरी प्लस वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस सी। क्या इस टाइप की इक्वेशंस को डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, आप जानते हो? ठीक है, तो अभी इनके सॉल्यूशन नहीं निकाल रहे अपन, बिकॉज ये अभी सिलेबस में नहीं है। बस अभी अपन को इतना ही ध्यान रखना है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ये इसको डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि y एक वेरिएबल था और y के अलग अलग डिफरेंशिएशन टर्म्स को मिला करके एक इक्वेशन बनाई गई है। y का, ये अपना y है वेरिएबल, ये इसका सिंगल डिफरेंशियल टर्म है, ये इसका डबल डिफरेंशियल टर्म है, ये आपका क्या नाम है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इन सबको यूज करते हुए जो टर्म्स इक्वेशन बनती है उसको अपन डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, जिस इक्वेशन के अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल के डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स होते हैं, या अपन बोल सकते हैं जिस इक्वेशन के अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल को डिफरेंशिएट करके अलग अलग टर्म्स ऑब्टेन करके उनसे इक्वेशन बनाई जाती है, उसको डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अब यहां पर क्या है, फॉर्म कर दिया गया, फ्रेम कर लिया गया। अब इसका एक सॉल्यूशन होता है एक्चुअली, व्हेन वी रीड इन द हायर क्लासेस वी विल नो अबाउट इट।
there is a solution of this differential equation which when put in this equation will satisfy this equation. तो अब इसकी सॉल्यूशन को लिखने का फॉर्मेट क्या होता है, वो होता है q इक्वल्स टू क्यू एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये किसका सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। यदि आपको मतलब देखो इसमें लिख रहा है दिस इज लाइक द इक्वेशन फॉर फोर्स्ड डेम्प्ड ऑसिलेशंस इन क्लास 11th फिजिक्स टेक्स्ट बुक। आपने क्लास 11th फिजिक्स के टेक्स्ट बुक में फोर्स्ड डेम्प्ड ऑसिलेशन का ये इक्वेशन पढ़ा होगा, इस टाइप का इक्वेशन आया था। हालांकि उन्होंने उस टाइम भी उसको सॉल्व करके नहीं बताया था, बट फिर भी अपन को ये मालूम होना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब अगर अपन इसकी सॉल्यूशन को q को qm sin ओमेगा टी प्लस थीटा लिखते हैं, इफ आई राइट q एज ए वेरिएबल साइन टर्म विद ए कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, देन इफ आई डिफरेंशिएट इट वंस, एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, कांस्टेंट टर्म बाहर रहेगी, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा होगा, और ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन जो होगा उसमें टी खत्म हो जाएगा, ओमेगा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। तो ओमेगा एम ओमेगा सॉरी क्यू एम ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। इफ आई अगेन डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन आई विल गेट डी टू क्यू अपन डी टी स्क्वायर विच विल बी, वो कॉस थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा का, वो माइनस साइन ओमेगा टी प्लस थीटा होता है, तो माइनस साइन आ गया। फिर उसके बाद ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन मैंने बताया था, ओमेगा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो गया, क्यू एम पहले से ही था, तो ये टर्म बनेगी। अब अपन को पता चल गया कि अगर अपन ये q की वैल्यू ये लेते हैं तो डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू ये होनी चाहिए और डी टू क्यू अपन डी टी स्क्वायर ये होनी चाहिए। इन सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट यदि कर देता हूं मैं इन द डिफरेंशियल इक्वेशन, देन सब्स्टिट्यूशन दीज वैल्यूज वी गेट, अपन को अलग अलग टर्म्स मिल जाएंगे। पहले ये टर्म मिलेगा, फिर ये टर्म मिलेगा, फिर ये टर्म मिलेगा, और लास्ट में अपने पास वी एम साइन ओमेगा टी होगा। तो after writing the terms you will lead to you will get to know that these qm into omega is constant is common in all the three terms, then you will take it out and inside the bracket you will get क्या क्या मिलेगा वो आप टर्म्स चेक कर लो। यहाँ पर r दिख रहा है इसमें आपको, तो ये देखो आपको cos r के साथ कौन सी टर्म्स आ रही है, डी क्यू बाई डी टी, तो r के साथ ये टर्म आएगी क्यू एम ओमेगा r cos ओमेगा टी प्लस। तो अब इसमें ओमेगा एम और क्यू एम, ओमेगा और क्यू एम दोनों कांस्टेंट जो हैं वो इसमें भी हैं और आपके इसमें भी दिख रहे होंगे ओमेगा इंटू क्यू एम, और इसके अलावा इसमें भी आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे, यहाँ देख लो, ये जो क्यू है ये आपका क्यू अपॉन सी जो लिख रहा है, इसमें अगर अपन इसको क्या बोलते हैं ओमेगा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, ध्यान से देखिएगा, तो अगर इसको ओमेगा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे ओमेगा एम से, तो ये नीचे वन अपॉन ओमेगा एम इंटू सी हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्सप्रेशन, ये देखो चेक कर लो आप इसको एक बार, ये जो एक्सप्रेशन आएगा यहाँ पे ये ओमेगा एम इंटू सी आ जाएगा। तो इसको अपन वन अपॉन एक्स, मतलब ये वन अपॉन ओमेगा एम इंटू सी जो होता है वो एक्स सी होता है अपन जानते हैं, और यहाँ आ जाएगा ऊपर ओमेगा इंटू ओमेगा एम इंटू क्यू। तो ये सारे टर्म्स में से ओमेगा कांस्टेंट बाहर निकालेंगे तो अंदर ये एक्सप्रेशंस आएंगे आर कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आई कैन सॉल्व इट फॉर यू, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, एक बार आप ध्यान से देखिएगा। व्हाट आई एम डूइंग इज टू सॉल्व दिस इक्वेशन। तो जैसे ही मुझे जो टर्म्स मिलेंगे वो मैं लिखूंगा, ध्यान से देखिएगा सब लोग। एल एल डी टू क्यू अपन डी टी स्क्वायर की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं माइनस क्यू एम ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है आपका आर, देखो यहाँ देख लो आर डी क्यू बाई डी टी, ठीक है, मैं लिख देता हूं इसको इक्वेशन को, एल डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस आर डी क्यू अपॉन डी टी प्लस क्यू बाई सी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। इफ you don't understand any term in between you just ask me। माइनस एल क्यू एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन, ये तो आ गया फर्स्ट टर्म। अब आपको मालूम है आपका जो डी क्यू बाई डी टी क्या आया था, चेक कर लो, डी क्यू बाई डी टी आया था क्यू एम ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, तो यहाँ आ जाएगा प्लस आर के साथ आ जाएगा क्यू एम ओमेगा, इसके बाद कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, और उसके बाद लास्ट में प्लस। अब क्यू बाई सी जो टर्म आएंगी आपकी क्यू बाई सी, तो क्यू बाई सी टर्म्स को ध्यान से देखिए। तो इसमें अपन को क्या क्या चीज मालूम है, अपन को वन अपॉन सी मालूम है तो वो पहले से रख देंगे अपन, और क्यू जो है वो आपको मालूम वैल्यू क्यू एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा है, तो ये हो जाएगा क्यू एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा।
अब बेटा इसमें अपन को एक्चुअली क्या चाहिए, क्यू एम इंटू ओमेगा चाहिए। तो आप क्या करो, ओमेगा को यहां पर भी मल्टीप्लाई कर दो और ओमेगा को नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं क्या कहना चाह रहा था, मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि इफ आई मल्टीप्लाई द थर्ड टर्म विद omega on both the side numerator and denominator, then I will get this term omega qm sin omega t plus theta upon omega c is equal to क्या होगा, is equal to हो जाएगा आपका एक्सप्रेशन vm sin omega t, vm sin omega t। तो बेटा यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? कोई प्रॉब्लम है किसी को? ओके, इफ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम आई प्रोसीड नाउ। तो आप अपन इसको आगे चलते हैं लेके। सबसे पहले ये वाला टर्म लिखना है मुझे, कौन सा वाला, आर वाला टर्म लिखना है। तो आर वाले टर्म लिखने के लिए सबसे पहले डिसाइड करो कि इसमें पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है। तो कॉमन देखो, क्यू एम इंटू ओमेगा यहां पर भी है, क्यू एम इंटू ओमेगा यहां भी है, और क्यू एम इंटू ओमेगा यहां भी है। तो पूरे एक्सप्रेशन में से मैं क्यू एम इंटू ओमेगा कॉमन लूंगा। तो व्हाट आई विल गेट, आई विल गेट इन द ब्रैकेट, व्हाट आई विल गेट इन द ब्रैकेट, आई विल गेट, सबसे पहले आर वाले टर्म लिख लो। तो आर वाले टर्म की जब अपन बात करेंगे तो इसमें अपन लिखेंगे क्यू एम इंटू ओमेगा छोड़ करके बाकी टर्म लिख दो आप, आर कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। समझ में आया? आर कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा लिख दिया मैंने। अब उसके बाद इसके बाद सेकंड टर्म क्या दिख रही है आपको? आपको सेकंड टर्म समझ में आ रही है क्या आएगी? देखो ध्यान से, ये टर्म जो दिख रही है 1 अपॉन ओमेगा सी, वो मैं जानता हूं एक्स सी होता है, और ओमेगा इंटू क्यू एम बाहर निकाला जा चुका है। तो यहां आएगा एक्स सी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। क्या आएगा? एक्स सी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। और यहां क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे आपको दिख रहा है क्यू एम इंटू ओमेगा को बाहर निकाला जा चुका है, यहाँ बचेगा ओमेगा एल। ओमेगा एल क्या होता है? ओमेगा एल होता है एक्स एल, ओमेगा एल एल होता है एक्सएल। तो माइनस एक्सएल हो जाएगा, लेकिन साइन ओमेगा टी प्लस थीटा इसमें भी आ रहा है, तो यहां भी साइन ओमेगा टी प्लस थीटा आ रहा है और यहां भी साइन ओमेगा टी प्लस थीटा आ रहा है, वो कॉमन आ जाएगा। और यहां पर क्यू एम इंटू ओमेगा यहां से जा चुका है बाहर, क्या बचा? माइनस एक्सएल, और यहां बचा एक्ससी। तो एक्ससी माइनस एक्सएल आ जाएगा। तो व्हाट आई विल गेट, जो आपको समझ में शायद आ गया होगा, एक्ससी माइनस एक्सएल आई विल गेट इन द फाइनल टर्म, एंड ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। सो डू यू हैव एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे? ठीक है, थैंक यू। वी एम साइन ओमेगा टी जो है ये आपका आरएचएस में रहेगा। तो ये एक्सप्रेशन ही आपका जो है बुक ने लिखा है, ये राइट हैंड साइड में, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये एक्सप्रेशन आपको बुक में मिला लिखा होगा, ये आपको दिख रहा होगा। अब इसमें ये रिलेशंस हम जानते हैं कि जो z होता है हमारा, व्हाट इज z? z इज आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। तो अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को, जो दिख रहा है ना आपको एक्सप्रेशन, इसको z से डिवाइड कर दूं, तो z से डिवाइड करने के बाद मुझे क्या मिलेगा? तो ये सब जगह z आ जाएगा, r अपॉन जेड, एक्स सी माइनस एक्सएल अपॉन जेड, और वहां पे आ जाएगा क्या? आ जाएगा vm अपॉन जेड। अब अपन vm अपॉन जेड जो पार्ट है z वाला, वो अपन इसको डिवाइड नहीं कर रहे, यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई वापस इधर ही कर दे रहे हैं, तो z इधर ही आ जाएगा। ठीक है, या फिर एक काम कर लो, आप ऐसा मत करो, इसको आप ऊपर नीचे एक काम कर लो, you divide just you multiply this numerator and denominator of LHS both by z। एक बार z का मल्टीप्लाई कर दो, एक बार z का डिवाइड कर दो, तो क्या मिलेगा? qm ओमेगा z तो बाहर आ गया, अंदर आ जाएगा r अपॉन जेड कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल अपॉन जेड साइन ओमेगा टी प्लस थीटा इज इक्वल टू, ये सारी टर्म आपको समझ में आ गई होंगी, यहां तक मैं बता चुका हूं। अब व्हाट यू विल डू, अपन को साफ मालूम है, अगर मालूम ये अपन रखते हैं r अपॉन जेड की वैल्यू cos फाई ले लेते हैं, ये अपना एजम्पशन, इट इज ए प्योर एजम्पशन। अगर r अपॉन जेड cos फाई ले लेते हैं और एक्स सी माइनस एक्सएल अपॉन जेड अपन साइन फाई ले लेते हैं, तो हमारा जो एक्सप्रेशन बन जाएगा वो बनेगा cos फाई cos ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस साइन फाई साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो ये जो एक्सप्रेशन बन जाएगा हमारा इज इक्वल टू वीएम साइन ओमेगा टी। तो ये जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या कहलाएगा, वो आप ध्यान से देखो, cos फाई cos ओमेगा टी प्लस साइन फाई साइन ओमेगा टी। आपको मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूं, आपको यदि याद नहीं है तो मैं याद दिला देता हूं। अपन ऐसे लिख देते थे, cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी इज इक्वल टू, क्या होता है याद है किसी को? cos ऑफ ए माइनस बी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ cos ऑफ ए माइनस बी।
तो याद रखिएगा प्लीज, अगर किसी को याद नहीं है तो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट प्लीज नोट इट। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, ये आ गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, सॉरी एक मिनट, इसमें बीच में प्लस है, सॉरी ये यहाँ पे हाँ प्लस है, मतलब इसमें उल्टा चलता है। कॉस में अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर अगर प्लस होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा। और साइन में जो है वो सीधा है, साइन में अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस। और साइन अगर होता तो अल्टरनेट टर्म्स आती, साइन में आती साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और कॉस में हमेशा साथ में दोनों टर्म्स आती हैं, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। तो मैंने ये चीज बता दी, फिलहाल आपको इतना ही याद रखना है। अब अपन इस एक्सप्रेशन को देखें तो क्या बन गया, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये बन गया कॉस ए माइनस बी बन गया ना। तो कॉस ए माइनस बी लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, अब इसको अगर मैं ए मानता हूं, फर्स्ट टर्म को इसको ए मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस फाइव। ये देखो बन गया कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एम साइन ओमेगा टी, और ये टर्म्स पहले से ही बाहर रखे हुए थे। अब आप जानते हैं अच्छे से इस बात को कि जो वीएम होता है वो क्या होता है, हमारा जो वीएम होता है वो आई एम इंटू जेड होता है। वोल्टेज जो होता है मैक्सिमम वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इंटू इम्पिडेंस, टोटल करंट इंटू इम्पिडेंस, मैक्सिमम करंट इंटू इम्पिडेंस। और आई एम जो होता है वो हम जानते हैं, आई एम क्या है, आई एम इंटू आई एम क्या है, क्यू एम इंटू ओमेगा। क्यों है ओमेगा, क्यू एम इंटू ओमेगा क्यों है, आई एम जानते हो आप लोग, किसी को मालूम है? यहां पर अपन एक्सप्रेशन को कंपेयर कर रहे हैं, यहां पर ये इसलिए है क्योंकि एक्सप्रेशन को कंपेयर करेंगे। देखो आप ध्यान से, Vm साइन ओमेगा टी को किससे कंपेयर करेंगे, Vm साइन ओमेगा टी हमारा V हो गया वोल्टेज, और V इक्वल्स टू आई आर होता है। दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, इसको अपन ने ये निकाला है, इसकी इसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास पहले से नहीं थी कि Im जो है वो Qm इंटू ओमेगा होता है, हम पहले से नहीं जानते थे, अभी निकाला है। वो कैसे निकाला है कि Vm साइन ओमेगा टी क्या हो गया एक्चुअली, ये हो गया वोल्टेज, ठीक है, ये हमारा वोल्टेज एट एनी टाइम टी, यानी कि इंस्टेंटेनियस वोल्टेज हो गया। तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस करंट इनटू इंस्टेंटेनियस रेजिस्टेंस, उसको इंपीडेंस कहेंगे यहाँ पे। तो इंपीडेंस जेड को अगर मैं अलग कर दूं तो मेरा ये पूरा एक्सप्रेशन जो है वो इंस्टेंटेनियस करंट बन जाएगा। तो अगर मैं जेड को अलग कर दूं तो क्यू एम ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस फाइव मेरा इंस्टेंटेनियस करंट हो जाएगा। लेकिन मैं अगर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट चाहता हूं तो जो कोसाइन फंक्शन है उसको हटा दो, तो क्यू एम इंटू ओमेगा हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं आ रहा तो मैं इसको कंपेयर करके लिख देता हूं। ये जो आपकी एक्सप्रेशन आई है वी एम साइन ओमेगा टी, इसमें अपन इन टर्म्स को बाहर निकाल देंगे। इसको आप इस तरफ भी लिख सकते हो, मैं इसको इस तरफ लिख रहा हूं, ये वाला जो टर्म है ना इसको मैं सबसे लास्ट में लिख रहा हूं। ये टर्म आपका आ जाएगा आई एम कॉस, और इसके अंदर जो भी एंगल आएगा वो आ जाएगा, और फिर बाहर रहेगा कि इसका क्या रहेगा, बाहर का एक्सप्रेशन क्या रहेगा आपका, इसमें आई एम ले लिया अपने इंटू जेड आ जाएगा। तो देखो ध्यान से, ये आई एम इंटू कॉस जो एंगल आ रहा है उसके अंदर ये पूरा एक्सप्रेशन तो क्या था, इंस्टेंटेनियस करंट इंटू इम्पिडेंस इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। तो ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज जो है वो हो गया इंस्टेंटेनियस करंट या आई एम कॉस जो भी वैल्यू आ रही थी वो इंटू इम्पिडेंस। तो बेटा अगर कंपेयर करोगे जेड से जेड कट जाएगा और कॉस से कॉस कट जाएगा, तो आपको एक्सप्रेशन आ जाएगा आई एम इंटू जेड इज इक्वल टू क्यू एम ओमेगा जेड, क्योंकि अब मैक्सिमम वैल्यू को तो मैक्सिमम वैल्यू से कंपेयर करेंगे ना। तो वी एम यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इंटू इम्पिडेंस। तो यहाँ पे कंपैरिजन में क्यू एम ओमेगा जेड तीनों टर्म्स आ रहे हैं, तो आई एम जो है ना वो ओमेगा एम इंटू सॉरी क्यू एम इंटू ओमेगा के बराबर हो जाएगा। सो ये जो एक्सप्रेशन है ना लास्ट में जो ऑब्टेन हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको हमेशा याद रखना है, स्टार लगा दो इस पे। और यहाँ पर हम जानते हैं, यहाँ देख लो आप इसमें इधर लिखा है इन्होंने थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू माइनस फाइव बाई टू और थीटा इज इक्वल टू माइनस फाइव बाई टू प्लस फाइव। कंपैरिजन कैसे किया इन्होंने, इसको कैसे बोला इन्होंने कंपैरिजन करके, ये कैसे लिख दिया डायरेक्ट, इसको मैं बता दूं कि अब देखो कोसाइन और साइन का कंपैरिजन किया गया। जैसे पीक वैल्यूज कंपेयर की जाती हैं जब इक्वल टू साइन होता है बीच में, तो इक्वल टू साइन होने पर जब अपन LHS इज इक्वल टू RHS करते हैं, इसका मतलब LHS की हर टर्म एक्सप्रेशन की RHS की हर टर्म के बराबर है। तो अब अपन ने इसकी पीक वैल्यू से इसकी पीक वैल्यू को इक्वल कर लिया। इसी तरह सिमिलरली
इसकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बराबर करोगे तो नाउ व्हाट यू विल गेट, ध्यान से देखना, cos ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। दोनों के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बराबर कर दिए मैंने, जैसे पहले पी की वैल्यू बराबर की थी, इस बार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बराबर कर दिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब बराबर करोगे आप तो आपको पता चल जाएगा कि साइन को कॉस के इक्वल करके नहीं रखा जा सकता। क्यों? क्योंकि अगर आप साइन को कॉस के इक्वल रखोगे तो अंदर के एंगल्स को क्या नहीं कर पाओगे, कंपेयर नहीं कर पाओगे। तो अगर ये कॉस है तो या तो इसको साइन में लाओ, इस कॉस को साइन में कन्वर्ट करो, या इस साइन को कॉस में कन्वर्ट करो। जब दोनों तरफ कॉस दिखेगा एलएचएस आरएचएस में तो इसके अंदर के एंगल्स को भी कर पाएंगे। तो इसको करने के लिए यहाँ पे ये किया गया है, क्या किया गया वो आप देख लो एक बार, कि अगर मैं इस कॉस में, ध्यान से देखना, अगर मैं कॉस में माइनस फाइव बाई टू कर दूं इस पूरे एंगल के अंदर, किसके अंदर, इस पूरे एंगल के अंदर माइनस फाइव बाई टू कर दूं, तो ओमेगा टी माइनस फाइव बाई टू कर दूं, तो क्या हो जाएगा आप समझ सकते हो? या एक काम कर लो, इसको आप ऐसे शायद नहीं समझ पाओ तो इसको ऐसा उल्टा कर दो कि अपन को चाहिए, दोनों तरफ देखो यहाँ पे प्लस प्लस साइन है, तो अपन को ओमेगा टी को इसमें कन्वर्ट करना है, या तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, आप यहाँ ध्यान से देख लो, यहाँ पे थीटा माइनस फाई को अगर मैं माइनस मतलब पाई बाई टू लिखता हूँ, यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं, इसको कंपेयर करके लिख रहे हैं इन्होंने कंपेयर करके लिखा है। वो कैसे कंपेयर किया है आपको बता दूं, कॉस के अंदर जो वैल्यू आएगी पूरी की पूरी वो साइन में कब आएगी, साइन में वो कब आएगी वैल्यू, आप बता सकते हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल जो मिलेगा मुझे इस पूरे से कंपेयर करने के लिए वो तरीका क्या रहेगा कि या तो मैं लिखूं इस कॉस को साइन के टर्म में और या इसको साइन को कॉस के टर्म में लिखूं, जब कंपेयर हो पाएगा। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, अगर कॉस को बदल के देखते हैं, कॉस को अगर साइन में बदल के देखेंगे तो क्या आएगा कि यहां मैं लिख देता हूं साइन, ठीक है, अगर मैं यहाँ साइन लिख देता हूं तो यहां पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एंगल को, यहाँ का जो एंगल है वो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो थीटा, इस पूरे को एक मानना है आपको एंगल थीटा। तो ये अगर पूरा मेरा एक्सप्रेशन अल्फा है, मैं इसको जैसे कंपेयर करके दिखाता हूं आपको, अगर ये कॉस अल्फा है इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी लिखा हुआ है, कॉस अल्फा को साइन ओमेगा टी के बराबर करके लिखा हुआ है, तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, कॉस ऑफ, इसको ध्यान से देखिएगा, कॉस ऑफ अल्फा माइनस पाई बाई टू इज इक्वल टू, cos ऑफ अल्फा माइनस पाई बाई टू इज इक्वल टू साइन, सॉरी ये लिख दिया अपन ने साइन ऑफ अल्फा माइनस पाई बाई टू, इसको एक मिनट, सॉरी इसको आप एक्सप्रेशन को यहां से चेंज कर लो, इसको अगर लिख लेते हैं अपन cos ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, राइट हैंड साइड को एक्सप्रेशन को चेंज कर रहा हूं मैं, cos ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू अगर होता तो क्या ये वापस से साइन ओमेगा टी आ जाता? जस्ट इमेजिन व्हाट आई एम सेइंग, मैं जो कहना चाह रहा हूं उसको इमेजिन करो कि अगर ये साइन ओमेगा टी को मैं cos ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू लिख देता, तो मैं आपको यहीं कंपेयर करवा देता हूं दोनों को, ध्यान से देखना, ये हमारा क्वाड्रेंट होता है, चारों क्वाड्रेंट ए एस टी सी, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव और कॉस पॉजिटिव। तो अब हमने क्या किया, हमने cos ओमेगा टी माइनस जो पाई बाई टू लिखा, ध्यान से देखिएगा, तो cos मेरा मान लो यहां पर कोई एंगल है ओमेगा टी, cos को जो एंगल ओमेगा टी एंगल है उसमें से मैंने पाई बाई टू माइनस कर दिया, तो पाई बाई टू माइनस करने पे इन विच क्वाड्रेंट यू आर कमिंग, आई एम कमिंग इन दिस क्वाड्रेंट, और इस क्वाड्रेंट में cos क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो मेरे एक्सप्रेशन को चेंज पाई बाई टू लगाने की वजह से cos जो है वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो साइन लिख दिया मैंने, लेकिन इस वाले क्वाड्रेंट में क्योंकि cos पॉजिटिव रहता है तो उसका साइन चेंज नहीं करूंगा। दोबारा बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, इफ आई एम राइटिंग साइन ओमेगा टी एज cos ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, देन प्लीज फोकस ऑन दिस टर्म, cos ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू को फोकस कर लो। तो cos, यही पार्ट इसका सबसे टफ और समझने वाला पार्ट है, ध्यान रखना, cos ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू जो है उसको अपन क्या करेंगे, cos में अपन पहले ओमेगा टी एंगल चल गए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आपने मूव कर लिया ओमेगा टी एंगल, अब उसके बाद आपको क्या करना है, माइनस पाई बाई टू नीचे जाना है, तो ये एंगल जो है वो कितना है, माइनस पाई बाई टू, ये आपका नीचे चले गए कितना, पाई बाई टू एंगल। तो पाई बाई टू एंगल जब आप नीचे जाओगे तो क्या देखोगे, आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो जब cos को आप साइन लिख रहे होंगे, साइन को क्यों, cos को साइन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि पाई बाई टू टर्म जब आती है प्लस माइनस पाई बाई टू करना पड़ता है,
तो हम कॉस को साइन में बदल देते हैं, तो साइन में बदल तो दिया, लेकिन इसमें जो साइन होगा ना कॉस का वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसलिए कॉस को जब साइन में बदलकर साइन ओमेगा टी लिखेंगे तो यहां पर साइन प्लस का ही रहेगा। सो आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सबको समझ में आ गया? तो बेटा यही बताना चाह रहा था। तो अब जो एलएचएस का एक्सप्रेशन है आपका वो कॉस में था, और आरएचएस का एक्सप्रेशन भी हमने कन्वर्ट कर लिया कॉस में। तो जब दोनों तरफ कॉस का फंक्शन है तो अब मैं अंदर की वैल्यूज को कंपेयर कर सकता हूं। तो व्हाट आई विल राइट, आई विल कंपेयर द एंगल इनसाइड ब्रैकेट ओमेगा टी माइनस सॉरी प्लस थीटा माइनस माइनस फाइव बाई टू। अब ओमेगा टी से ओमेगा टी कट गया अगर, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन आ जाएगा थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू माइनस फाइव बाई टू। तो ये इन्होंने ना स्टेप्स को स्किप करके डायरेक्ट लिख दिया है। इसको लिख दिया देखो डायरेक्ट, थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू माइनस फाइव बाई टू। तो ध्यान से देखो, थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू माइनस फाइव बाई टू ये। अब इस फाइव को आपने क्या कर लिया, ट्रांसपोज कर लिया इधर, तो ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू माइनस फाइव बाई टू प्लस फाइव। इस एक्सप्रेशन को अब अपन ने क्या किया, करंट इन द सर्किट क्या हो जाएगा, अपन dq बाई dt चाहते हैं, तो dq बाई dt जो होता है वो क्या वैल्यू है, वो qm ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाइव। क्योंकि q की वैल्यू मालूम है आपको कितनी है, q की वैल्यू आपने मालूम है, आपने क्या ली थी स्टार्टिंग में, देखो ये रहा dq, ये dq बाई dt आपने ये लिया था qm ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाइव। तो यहाँ पर बहुत आसानी से कह सकते हैं आई जो है वो हमारा qm ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाइव है, बिकॉज ये ऑलरेडी लिया हुआ है, गिवन पैरामीटर है, हमने एज्यूम्ड किया है। और ये QM इंटू ओमेगा आई एम बन जाएगा, क्योंकि अब ये अपन सॉल्व कर चुके हैं। आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब ये कैसे बन गया, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आया हमारा, ये एक्सप्रेशन जो है यहाँ पे, क्योंकि हमने साइन को किस में कन्वर्ट कर लिया, कॉस में कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आएगा वो आ जाएगा आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। डिफरेंशिएट करने के बाद कोई डिफरेंस नहीं आ रहा टर्म्स में। आई एम जो है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, आई एम की वैल्यू जो आएगी वो मैं एक बार आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। आई एम का जो वैल्यू आ रहा है वो आएगा वी एम अपॉन जेड, और वी एम जो है वो आपको मालूम है और जेड मालूम है। जेड आपका ये पहले से सॉल्व प्रॉब्लम है, किया हुआ है सॉल्व। फाइव इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सी माइनस एक्सएल बना, ये सारी चीजें जो है वो पुराने एक्सप्रेशन से ली गई हैं। जेड की वैल्यू अपन जानते हैं, फाइव की वैल्यू अपन जानते हैं, वो दोनों चीजें पुराने एक्सप्रेशन से। सो हाँ यस, आई एम लीविंग नाउ, मैं बस लीव कर ही रहा हूँ। तो ये जो आपका एक्सप्रेशन आया ना, ये एक्सप्रेशन बताता है कि ये जो डेरिवेशन हमने पहले किया था वही की वही डेरिवेशन आ गया है। वो फेजर डायग्राम से किया था और ये हमने एनालिटिकल मेथड से किया था। सो आपको ये क्लियर हो गया होगा, तो ये डेरिवेशन अपना कंप्लीट हो गया। टर्न ऑन टू द पेज नंबर 248, देख लो ये डेरिवेशन अपना खत्म हो गया है। तो आज अपन इतना ही डिस्कस कर रहे हैं। व्हेन वी मूव अगेन इन द क्लास टुमारो, देन वी विल टेक अप द रेजोनेंस। मैं रेजोनेंस बताऊंगा आपको और शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस बताऊंगा। तो ये कल तक का जो पार्ट है ना, बस लास्ट कल तक का जो चैप्टर है ना वो हार्ड है थोड़ा सा, ये रेजोनेंस वाला पार्ट और हार्ड है। इसके बाद का चैप्टर वापस से दोबारा से इजी स्टार्ट हो जाएगा, बहुत इजी है इसके आगे का पार्ट। तो बस कल और थोड़ा ध्यान से आप क्लास अटेंड करिएगा, मिस मत करना। और प्लीज आप कॉपी पेन लेके बैठना साथ में, तो कुछ कैलकुलेशंस भी करना पड़ सकता है। सो नाउ आई एम लीविंग। अटेंडेंस में आप चार ही बच्चे हो ना अभी, ऋतु, अनुमेश, मानसी एंड दीक्षा ओनली। तो ठीक है, मैं लिख देता हूँ, एक बार नाम लिख देता हूँ आपके, ऋतु, अनुमेश, मानसी, दीक्षा, जिग्नेश, चरित्रपाल। ठीक है, आप लीव कर सकते हो, नाउ यू लीव नाउ, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच। Please join your physics class now. Good morning, dear students.
Good morning, Farhan. Good morning, Vinay. Good morning, Ipsita, Nikhil, every one of you. Very good morning. How are you today? Yes, fine. In a good mood. You all are fine. Okay. Yes, thank you, Nikhil. Thank you, Muskan. Thank you, everyone. So I want to ask you one. Yes, I am also very fine. Also in a good mood. So I want to ask you one thing. Every one of you in the class right now present here. मैं सभी से एक चीज़ पूछना चाह रहा था. आप लोगों को कल एक मैथ साइंस का वीडियो एप्लीकेशन भेजा था मैंने. सो हाउ मेनी ऑफ यू हैव इंस्टॉल्ड इट? कितने बच्चों ने उसको इंस्टॉल किया? जस्ट लेट मी नो. जल्दी से बता दो. विनय राज एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिया. वेरी गुड. एनीवन एल्स? और किसने किया है अभी तक? और किसने किया है मैं एक बार देख लेता हूं. विनय ने किया है बस, और किसी ने नहीं किया. व्हाट अबाउट यू? फरहान, इप्सिता, दीक्षा, मुस्कान. आप लोगों ने अभी शायद मैसेज नहीं पढ़ा वो वाला ग्रुप का. आई थिंक आपने वो मैसेज ही नहीं पढ़ा अभी. ग्रुप का है. ग्रुप में जो मैसेज डाला था मैंने कल, वो मैसेज पढ़ा हुआ है आपका? नहीं पढ़ा है. ठीक है. तो देखो, एक्चुअली मैं स्पेशली इस बात पे इतना ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वंस विनय आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल की है तो उसमें रजिस्टर करके कुछ ओपन करके देखा वीडियोस वगैरह? कोई एक दो वीडियोस देखे? यस विनय, आर यू देयर? आपको आवाज आ रही है मेरी? बेटा एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद अभी शायद आपने ओपन नहीं किया उसको, है ना? वीडियो केवल रजिस्टर, एप्लीकेशन को रजिस्टर ही किया होगा. मैं इसलिए बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहा हूँ इस चीज़ को क्योंकि ये जो चीज़ है, ये जो वीडियो एप्लीकेशन मैंने भेजी है, जनरली उसको हम अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में यूज़ करते हैं. बच्चों को शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर जब क्लासेस लेने पड़ती है, कई बार ऐसा होता है टाइम कम होता है, बहुत सारी चीज़ें समझानी पड़ती हैं, और कई बार स्टूडेंट्स को जब विजुअलाइज नहीं होता है, सब्जेक्ट को विजुअलाइज नहीं कर पाता कि सर जैसे कोलिजन हो रहा है तो ऑब्लिक कोलिजन क्या होगा, इलास्टिक कोलिजन क्या होगा, इसके अंदर वर्क एनर्जी थ्योरम के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अपन को समझना होता है. और स्पेशली बात करूं तो सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चंस, उस तरह की चीज़ें विजुअलाइज नहीं होती हैं. तो इस तरह की चीज़ों में ये जो मैंने, हम लोग बच्चों को क्या है, ये वाले वीडियोज जो होते हैं वो दिखाते हैं ऑन आवर प्रोजेक्टर इन द कोचिंग क्लासेस. तो वो कई दिन से मेरे दिमाग में चल रहा था कि आप लोगों ने, कई बच्चों ने कहा भी था कि सर कई बार उसको आप, मेरी विपुल से भी डिस्कशन हुई थी, तो उसको सर कई बार आप जो चीज़ आप समझा रहे हो उसको एनिमेशन के फॉर्म में हम देख पाएँ, ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर हो. तो मैंने फिर उसको सोच करके आप लोगों को ये शेयर किया है. इसमें आपको लगभग हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का एनिमेशन मिल जाएगा. सारे टॉपिक्स कवर्ड नहीं है इसमें, ईच एंड एवरी टॉपिक नहीं है, लेकिन जितने भी टॉपिक चैप्टर के हैं, मतलब लगभग हर चैप्टर के इसमें 7 से 8 से 10, 7 से 10 के बीच में छोटे छोटे वीडियोस हैं. ठीक है, 7 to 10 वीडियोस ऑफ ईच चैप्टर आर देयर. उसमें 7 से 10 वीडियोस में लगभग 2 मिनट से लेकर 10 मिनट तक के वीडियोस हैं वो. तो वंस यू गो थ्रू दीज वीडियोस you will understand all the difficult topics, all the important topics of the chapter in the animation form. और एनिमेशन में क्या होता है, जब पिक्चर एनिमेशन चल रहा होता है ना हमारी आंखों के सामने, तो अपन ये विजुअलाइज कर पा रहे होते हैं, समझ पा रहे होते हैं कि ये हो क्या रहा है एक्चुअल में. सर ने सेंटर ऑफ मास बोल दिया तो उसकी लोकेशन क्या दिखा रहा है, या हमारा सॉल्यूशन में सेंटर ऑफ मास आ गया 3r/8, कल अपन ने डिस्कस किया था ना, 3r/8 आया था, तो वो कहाँ पर होगा 3r/8 लोकेशन. तो वो सारी चीजें बहुत आसानी से पिक्चर विजुअलाइजेशन हो पाएगा. तो मतलब मेरा बार बार स्ट्रेस है इस बात पर, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा हूँ इस बात पे कि नॉट, मतलब सेलेक्टेड स्टूडेंट्स नहीं, इस जो वीडियो है आपके, जो मैथ साइंस के वीडियो जो मैंने भेजे कल एप्लीकेशन में, उसको हर बच्चे को इंस्टॉल करना है. एवरी वन ऑफ यू हैज़ टू इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन. इसको मैंने हमारे सीनियर सेक्शन और हमारे जो क्या नाम है स्टाफ है उसके ग्रुप में भी शेयर किया था, हमारे टीचर्स के ग्रुप में भी भेजा था. तो सारे टीचर्स ने भी इसको बेस्ट बताया है.
है ना। आपकी जिज्ञासा मैम ने भी कहा है कि सर इट इज़ ए वंडरफुल एप्लीकेशन। प्रिंसिपल मैम ने भी कल शाम को कमेंट किया था कि आई हैव ऑल्सो चेकड इट इज़ ए वंडरफुल एप्लीकेशन फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, यानी कि टीचर्स ने भी इसको देख लिया, समझ लिया, ये बेस्ट एप्लीकेशन है। और आप लोगों को मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग क्या है, ये पूरी तरह से इसमें कोई चार्ज तो है नहीं, इट इज़ ए फ्री एप्लीकेशन फॉर ऑल, इसमें कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं है, तो सीधा सीधा रजिस्टर करके आप इसको यूज कर सकते हो। तो मैं इतना ही कह रहा हूँ कि आपके सभी साइंस और मैथ के जो वीडियोज हैं वो इसमें मिल जाएंगे। और ये इसलिए और अच्छा है कि आपके जो छोटे भाई बहन जो लोअर क्लासेस में पढ़ रहे होंगे अभी, फॉर एग्जाम्पल कोई क्लास 6 to 12 में कोई भी आपका छोटा भाई बहन या बड़ा भाई बहन पढ़ रहा है, तो उसको भी आप इस एप्लीकेशन को शेयर करोगे तो उसके अंदर क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सभी बोर्ड्स के सभी सब्जेक्ट के, मतलब मैथ और साइंस के सभी चैप्टर्स के एनिमेशन मौजूद हैं। समझ रहे हो आप? जैसे फॉर एग्जांपल अपना क्लास 10th में कोई ब्रदर पढ़ता है, तो आप उसको शेयर करोगे तो वो उसको क्या करना है, बोर्ड चुनना है। ही और शी हैज़ टू चूज हिज बोर्ड, सेलेक्ट द बोर्ड, यानी कि सीबीएसई है, आईसीएसई है या कोई और कोई बोर्ड है। उसके बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद उसको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल सॉरी क्लास सेलेक्ट करनी है, फॉर एग्जांपल क्लास 10th। क्लास सेलेक्ट करने के बाद उसको मैथ और साइंस में से कौन सा वीडियो देखना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ, इन चारों में से कौन सा देखना है वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। और उसके जो चैप्टर्स हैं उनको क्लिक करते ही वो जो भी चैप्टर के वीडियोस होंगे वो सारे आपके सामने आ जाएंगे। तो एक चैप्टर के लगभग 8 से 10 वीडियोस मिलेंगे, जो सारे छोटे साइज के हैं, बड़े नहीं हैं, बोरिंग नहीं है, वो सारे एनिमेटेड हैं पूरे, और 10 मिनट से कम के वीडियोस हैं। तो इन्हें नटशेल अगर मैं शॉर्ट में बात करूं तो कुल मिला के एक वंडरफुल एप्लीकेशन है, और स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनको विजुअलाइज करना ज़्यादा बेटर लगता है। सर इफ़ वी यूज़ दिस ऐप एज गेस्ट यूज़र देन इज़ इट फाइन। ठीक है, वो मैंने ट्राई करके नहीं देखा है। आप अगर गेस्ट मोड से अगर इसको एंटर करना चाहते हो तो एक बार उसको ट्राई करके देख लेना। बाकी रजिस्टर करने में बहुत ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 2-3-4 मिनट का ही काम होगा। इसको बहुत आसानी से रजिस्टर कर सकते हो आप, अपने नाम और डिटेल डाल दो, बस रजिस्टर हो जाएगा। और अगर आप गेस्ट मोड में देखते हो तो शायद पूरे वीडियोस एक्सेसिबल नहीं होंगे, शायद, मुझे कुछ ऐसा कंफ्यूजन है। अगर आप इसको रजिस्टर कर लोगे तो सारे वीडियोस एक्सेसिबल हो जाएंगे। एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है। मैं उस चीज़ को कंफर्म नहीं हूँ लेके, क्योंकि मैं जनरली इसको रजिस्टर करके यूज़ करता हूँ। इसको जनरली हम लोग अपनी कोचिंग क्लासेस में प्रोजेक्टर पे दिखाते हैं बच्चों को एनिमेशन वीडियोस को। ये इस तरह से काफ़ी लंबे समय से मैं इसको यूज़ करता आ रहा हूँ और ये बेस्ट है। तो बस आपको यही बताना था मुझे, इसको आप थोड़ा सा फोकस करिएगा, ध्यान दीजिएगा इस बात पे ना। उसके बाद अभी अपन अपने सब्जेक्ट पे चलते हैं। तो कल जो मैंने आपको भेजा था स्टडी मटेरियल, जो भी मैंने होमवर्क पोस्ट किया था, क्या आप लोगों ने किया वो? क्या वो स्टडी मटेरियल आपने पढ़ा कुछ थोड़ा बहुत? एसएल अरोड़ा के मैंने सेलेक्टेड सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के कुछ प्रॉब्लम्स भेजी थी, कितने लोगों ने की हैं प्लीज लेट मी नो, जल्दी से बता दो। फरहान, विनय, इप्सिता। यस इप्सिता। सर आपने वो एक क्वेश्चन नंबर 10 वाला जो डिस्क वाला कराया था, हेमिस्फीयर वाला, वो मैंने वापस ट्राई करा, उसमें मेरे को एक प्रॉब्लम आ रही है सर। सो वो स्टेप वाइज में, अगर आप वो वाला पेज निकाल लो तो मैं आपको स्टेप वाइज में बता दूंगी। एक मिनट में देख लेता हूँ, मेरे पास एक मिनट, मैंने वो फाइल कर दिया है या फिर अंदर यहीं पे है, चेक कर लेता हूँ। हाँ ये पेज मेरे पास ही है, मैंने फाइल नहीं किया अभी। देखो ये मैं आपको एक बार स्क्रीन स्विच करके दिखा देता हूँ। आपने ये डेरिवेशन हमने किया था, तो इसमें आप मेरे को स्टेप बता दो कौन से स्टेप में प्रॉब्लम आ रही थी। सर स्टेप नंबर 3, आर स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला कहाँ से एक्सप्रेशन बन रहा है सर? समझ गया, ये वाला है ना, ठीक है। एक बार मैं उस बुक वाले क्वेश्चन पे भी आ जाता हूँ। पेज नंबर क्या है बुक का? पेज नंबर वो एक मिनट निकाल देते हैं, मिल गया, ठीक है। 7.8 है ना। तो बाकी स्टूडेंट्स भी पेज नंबर 7.8 ओपन कर लो। पेज नंबर 7.8 एग्जाम्पल नंबर 10 मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। मैं एग्जाम्पल नंबर 10 पेज नंबर 7.8, इसमें देखो आपको हमने लिखा है, यहाँ देख लेना, इसी में देख लो आप, ये जो आर है ये आपको दिख रहा होगा, विजुअलाइज कर पा रहे होंगे। ये जो आर है वो इस डिस्क का टॉप पॉइंट है। ये डिस्क जो है इसका सरकमफ्रेंस वाला टॉप पॉइंट है। तो सेंटर से हम जब डिस्क की टॉप पॉइंट को, डिस्क की सरकमफ्रेंस को ज्वाइन करेंगे कैपिटल आर से, तो ये डिस्क का डिस्टेंस हो जाएगा। डिस्क के सेंटर का डिस्टेंस जो है हेमिस्फीयर के सेंटर से ओ से एक्स हो जाएगा, और डिस्क के सेंटर से और डिस्क के सरकमफ्रेंस तक का डिस्टेंस जो होगा वो वाई हो जाएगा।
तो यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, इजंट इट? क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है सीधा? यस सर। तो अपन बड़े आराम से पाइथागोरस थ्योरम लगा के लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। क्लियर? सर तब तो है ना, मतलब हमने ये एक्स आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो हमने पहले लिया था पहले के 2 स्टेप्स में, हाँ। वो इसी से लिया था, मतलब पाइथागोरस थ्योरम ही यूज करी थी उसमें भी। कैपिटल, एक मिनट देख लेता हूं मैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। हाँ, एक्चुअली वो क्या था मैं आपको बताऊं, वो मैं मतलब डायरेक्ट बुक के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा था, जैसे ये दिया है ना डायरेक्ट, लेकिन फिर मुझे याद आया, इसको लिखाने के बाद मुझे याद आया कि ये बुक में जो स्टेप है वो एक मिस कर दिया है, एक स्टेप, और आपको समझ में शायद नहीं आ रहा होगा ये। तो मैंने फिर क्या किया है, मैंने वो वापस से मैंने मेरा डायग्राम जो है मैंने ब्लैंक पेज पे बनाया था, और उसमें वो स्टेप एक्चुअली बाद में लिख दिया था। मुझे वो बताना तो पहले ही था, पर मैं जब इसको एक्सप्लेन कर रहा था क्वेश्चन को, तो वाइल एक्सप्लेनिंग इट, तो इसमें क्या था कि मुझे ये वीडियो जो मेरा डिस्कशन था ना, ये आपको बताने से मुझे बाद में याद आया कि ये चीज़ आपको क्लियर